ऑक्सीजन का सवाल, सिस्टम का बुरा हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। कोरोना की तेज चाल ने हमारे सिस्टम और हमारे हेल्थ सिस्टम की सांसें फुला दी हैं। मरीजों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से अस्पतालों में मौजूद हालात और संसाधन जो हैं वो तेजी से खराब हो रहे हैं और कम पड़ते जा रहे हैं। इस वक्त सांसों की डोर को थामे रखने के लिए ऑक्सीजन की भारी जरूरत पड़ रही है, लेकिन मरीजों की सांसों की तरह हमारा हेल्थ सिस्टम खुद हाँप रहा है। ऑक्सीजन की कमी पर पिछले कुछ दिन से दिल्ली सरकार लगातार केंद्र से मदद मांग रही है, लेकिन अभी तक ये कमी पूरी नहीं की जा सकी है। आलम यह है कि मामला अब कोर्ट तक जा पहुंचा है और कोर्ट ने इस ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों को ही फटकार लगाई है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में जल्दबाजी और हड़बड़ाहट की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसका अंदाजा महाराष्ट्र के नासिक में हुए हादसे से लगाया जा सकता है, जहां ऑक्सीजन टैंक में हुई लीकेज के चलते अस्पताल में भर्ती 22 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी मरीज वेंटिलेटर पर थे। ऑक्सीजन टैंक में लीकेज के चलते ऑक्सीजन सप्लाई रोकनी पड़ी और कुछ ही मिनटों में 22 जानें मौत की नींद सो गई। वेंटिलेटर पर रखे गए मरीजों की जिंदगी के लिए इस वक्त ऑक्सीजन कितनी जरूरी है, यह समझा जा सकता है। सांसों पर संकट है क्योंकि समस्या विकट है। इस वक्त ऑक्सीजन की कमी से देश के कई राज्य जूझ रहे हैं। केंद्र ने ऑक्सीजन सप्लाई का जिम्मा खुद अपने कंधों पर उठाया हुआ है। बावजूद इसके ऑक्सीजन सप्लाई में देरी दिल्ली के लिए संकट बन गई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी एक गंभीर मसला बनती जा रही है। मसला इतना गंभीर हो गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। मरीजों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या उद्योगों की ऑक्सीजन आपूर्ति कम करके वो उसे मरीजों को मुहैया करा सकती है। ऑक्सीजन किल्लत पर कोर्ट का बेहद कड़ा और सख्त रुख देखने को मिला है। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि आर्थिक हित लोगों के स्वास्थ्य को ओवरराइड नहीं कर सकते। स्टील और पेट्रोलियम मंत्रालय से ऑक्सीजन लेकर राज्यों को क्यों नहीं दी जा सकती। ऑक्सीजन की कमी अभी है तो अभी कीजिए, इसके लिए 22 तारीख का इंतजार क्यों। कोर्ट को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि राजधानी में ऑक्सीजन की कितनी समस्या है ये जानने के बाद भी केंद्र ने सभी इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन सप्लाई बंद नहीं की है। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को फौरन ऑक्सीजन के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। तो ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो चुकी है, लेकिन यहां पर जिस तरह से सरकारों का रवैया दिखाई दे रहा है उस पर कोर्ट का जो रुख दिखाई दिया है वो अपने आप में समझा जा सकता है कि कोर्ट की नाराजगी जो है वो क्यों है। सरकार के काम करने के ढंग से कोर्ट इस कदर नाराज क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोर्ट भी अब ये समझता है कि अगर हम मानव को बचाने के लिए अभी से प्रयास नहीं करेंगे तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। खुद कोर्ट ने कहा कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो हम एक बड़ी त्रासदी की ओर जो है वो बढ़ते जाएंगे। बड़ा संकट जो है वो और खड़ा हो जाएगा और इस वक्त सबसे जरूरी है जिंदगियों को बचाना, जानों को बचाना, ना कि इंडस्ट्रीज को बचाना। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कैप्टन शालिनी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शरद लाखोटिया हमारे साथ जो हैं वो जुड़े हैं और अशोक चौहान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ कुछ ही देर में इस पर बात करने के लिए जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं जो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं कैप्टन शालिनी सिंह, उनसे ये सवाल करना चाहूंगी। शालिनी जी, कोर्ट ने आज जो है इस मामले में संज्ञान लेते हुए फटकार लगाई है। सिर्फ केंद्र को ही नहीं दिल्ली सरकार को भी लगाई है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि कोर्ट की नाराजगी भी अब दिखाई देने लगी है। सरकारें कब जागेंगी? कायनात जी, मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि जो ये किल्लत है ये सब लोग देख रहे हैं और बहुत मुश्किल समय है ये। और दिल्ली सरकार हर पल पल की नजर रखे हुए है और जब जब किल्लत शुरुआत होने वाली थी उसके पहले ही केंद्र से गुहार लगाने लगी। जो हमारे देश में ऑक्सीजन चाहे किसी भी स्टेट में उसका प्लांट हो वो कंट्रोल किया जाता है भारत सरकार द्वारा और उसका कोटा भी तय किया जाता है भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। उसी के हिसाब से हर राज्य को कोटा दिया जाता है। जो दिल्ली सरकार का जो दिल्ली का कोटा था वो उसी हिसाब से दिया जाता, लेकिन आज की डेट में 700 मीट्रिक
टन पर डे की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, और जिस तरह से ये महामारी ने एक विकराल रूप धारण किया है, रोज के 28,000 से 29,000 केस आ रहे हैं, और इस बार हमारा होम आइसोलेशन का मॉडल वो नहीं काम कर रहा है और लोगों को अस्पताल भागना पड़ रहा है। और इसमें सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो हम यही देख रहे हैं कि लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, और इतनी ज्यादा ये रिक्वायरमेंट बढ़ी है कि कहीं ना कहीं चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हर कोई इस डिमांड को की सप्लाई पूरी करने में कहीं ना कहीं विफल हो रहा है। और मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि ये समय बहुत मुश्किल है पूरे देश की, चाहे वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, सबको एकजुट होकर एक एक जान को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये समय राजनीति करने का नहीं है, हर तरीके से दिल्ली सरकार लगी हुई है। अस्पतालों से आंकड़े घंटे घंटे का लिया जा रहा है कि कितनी हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, कितने घंटे की बची हुई है, और उस हिसाब से लगातार नजर बनाई हुई है। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक ठाकुर। अशोक जी, ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन फैसला जो है वो सरकार देरी से ले रही है और अभी इंतजार करने की स्थिति में क्या हम हैं? कोर्ट ने भी ये कहा कि अभी जरूरत है तो अभी कीजिए, 22 तारीख का इंतजार क्यों? कायनात जी, सबसे पहले तो भारत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सभी जो कोविड को लेकर जो भी राइट्स थे वो स्टेट्स को ट्रांसफर किए, और समयबद्ध तरीके से ये सब जो इंतजाम करने चाहिए थे राज्यों को, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सही तरीके से आकलन नहीं कर पाए कि कितने पेशेंट्स आने की संभावना है। तो ये सब इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक गंभीर समस्या खड़ी हुई है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि समस्या और किस तरह गया है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको भी डाइवर्ट कर दिया गया है। मेरा राज्य सरकारों से भी ये कहना है कि वो ब्लेम गेम ना करके। शरद जी, कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहा है, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने अब इस तरह की टिप्पणी की है कि पहले सांस की जरूरत किसे है, इंडस्ट्री को या मरीज को? तो ये फैसला कि हम 22 तारीख से जो और दूसरी इंडस्ट्रीज हैं जिन पर अभी सप्लाई में या आपूर्ति में, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी नहीं की गई है, वो 22 तारीख के बाद हम और ज्यादा कटौती करेंगे वहां पर और अस्पतालों में भेजना शुरू करेंगे ऑक्सीजन। क्या ये फैसला टाला जा सकता है? इतनी देरी करना अभी आप समझ रहे हैं मुनासिब है? देखिए, दिल्ली में जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के सेंटर हैं वो सब दिल्ली सरकार जो है उसकी फुल मॉनिटरिंग कर रही है। सभी ऑक्सीजन की जो भी दिल्ली के अंदर चाहे वो ऑक्सीजन बनाने वाले हैं, चाहे वो उसको यूज करने सप्लाई करने वाले हैं, उन सब पर दिल्ली सरकार का सीधा कंट्रोल है। मुझे लगता है कि वो एफिशिएंसी को बढ़ाकर जो है इसको पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है इंडस्ट्रीज को जो ऑक्सीजन अभी दी जा रही है वो फैसला दिल्ली सरकार का है? दिल्ली सरकार तो खुद केंद्र से मांग कर रही है कि वो ऑक्सीजन सप्लाई करे, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए दिल्ली सरकार जो है ऑर्डर पास कर रही है? नहीं, दिल्ली के अंदर जितने प्लांट्स हैं और जितना सप्लाई चेन है वो तो दिल्ली सरकार के अधीन ही है, और अगर दिल्ली सरकार उन पर प्रॉपर नियंत्रण और प्रॉपर। शालिनी जी, जरा मैं चाहूंगी इस पर आप तस्वीर साफ करें, क्या ऐसा है? मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दिल्ली में कोई प्लांट नहीं है, ऐसा भी हमारे डिप्टी सीएम ने भी बताया। और दिल्ली क्या, किसी भी राज्य में कहीं पे भी जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन का प्लांट है उसका पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के पास होता है, और कहाँ उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन भी केंद्र के पास होता है, पहली बात। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, एक इन्होंने हर चीज जो एलजी के पास दी थी, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सीएम हर चीज एलजी से बात करके उनसे विचार विमर्श करके आगे कर रहे हैं। तो अशोक जी ने यहाँ जो ये बात बोली कि दिल्ली जो अपने प्लांट में हमारा जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक गलत स्टेटमेंट है, और इसका मैं बिल्कुल खंडन करती हूँ कि ये दिल्ली में ऐसा कोई प्लांट नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने भी इस बात को बोला है, और हम पूरी तरीके से केंद्र पे निर्भर है। हमारा कोटा है उसको बढ़ाने की भी मांग की गई है, और ये रिक्वेस्ट की जा रही है, सीएम, डिप्टी सीएम, सत्येंद्र जैन, सारे हॉस्पिटल, हर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। अधिकारी लगातार सेंटर से संपर्क बनाए हुए हैं कि किसी भी तरीके की सप्लाई को बाधित न किया जाए,
क्योंकि अभी भी आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ कायनात जी, हमारे पास कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन हर एक हॉस्पिटल में बची है। कहीं 9 घंटे, कहीं 6 घंटे, कहीं 12 घंटे, कहीं 3 घंटे। और मैं आपको बता दूं कि गंगाराम में 35 पेशेंट्स इस समय विदाउट ऑक्सीजन हैं। अपोलो में 9 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है। तो ये ऐसा हर एक हॉस्पिटल अपनी हिसाब से हमें बता रहा है। केंद्र राज्य सरकार को सूचित अशोक कर रहा जी है, क्या अस्पताल। कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का फैसला ठीक नहीं है। और अभी आप जो जिस तरीके का यहाँ पर तर्क दे रहे थे कि जो इंडस्ट्रीज को सप्लाई का जो डिसीजन है वो दिल्ली सरकार लेती है, अभी यहाँ पर शालिनी जी ने उस बयान का खंडन किया है कि इस तरह की कोई इंडस्ट्री जो है दिल्ली सरकार के पास में नहीं है जहां पर वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हो। केंद्र के हाथ में ये सब कुछ है। मैंने इंडस्ट्री की ऑक्सीजन हो या सप्लाई, जो दिल्ली के अंदर सप्लाई करने वाले हैं वो सब स्थानीय जो डीएम है उनके कंट्रोल में है और प्रॉपर दिल्ली सरकार के अधिकारी जो है वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं आपको नोएडा में हो, चाहे राजेंद्र नगर में हो, चाहे मायापुरी में हो, जितने भी ऑक्सीजन को सप्लाई करने वाले लोग हैं उनके यहाँ आपको दिल्ली सरकार के अधिकारी दिखा सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम जो है, मैं निश्चित तौर पर इसको मान रहा हूँ कि समस्या गंभीर है, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो दिल्ली सरकार की भी जो जिम्मेदारी है वो भी उसको पूरा करे। आज दिल्ली के अंदर जिस तरह से बेड्स को लेकर कंफ्यूजन है, बेड्स नहीं है, और अगर जो ऐप इन्होंने जारी किया है उसके ऊपर अवेलेबिलिटी दिखा रहे हैं, तो मौके पर जाते हैं लोग तो वहां पर कुछ मिलता नहीं है। तो जो अव्यवस्था जो लोकल लेवल पर जो शालिनी जी को ठीक करने की आवश्यकता है, मेरा कायनात जी, मैं अशोक जी की इस बात से सहमत हूँ कि बेड बढ़ाने चाहिए। और दिल्ली सरकार ने 2 हफ्ते में 6,000 से 19,000 बेड किए हैं और अभी भी बेड की शॉर्टेज है। नहीं, डीआरडीओ ये के तो कोर्ट साथ ने भी केंद्र को कह दिया है कि और इतने बेड्स ऐसा का नहीं है इंतजाम कि करे दिल्ली केंद्र। सरकार हाथ मैं में हाथ ऑक्सीजन सप्लाई की, ऑक्सीजन आपूर्ति की बात को यहाँ पर रखना चाह रही हूँ बीच में। जैसा अभी यहाँ पर फिर से उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं किस तरह से कहाँ पर कितना पहुंचाना है। तो ये सप्लाई जो है, कहाँ से ये सप्लाई गलत तरीके से हो रही है, फैसले कि कहाँ पर पहुंचना है पहले और कहाँ नहीं पहुंच रहा है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये स्टेटमेंट देना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार अपने लेवल पे किसी भी तरह की राजनीति नहीं कर रही है ऑक्सीजन को लेकर। एक एक जान बचाना इस समय हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जितना ऑक्सीजन है पूरा पहुंचाया जा रहा है, जितना हमारी कोटा है वो कम पड़ रहा है, इसलिए लगातार डिमांड की जा रही है कि हमारे कोटे को बढ़ाया जाए। हॉस्पिटल्स के साथ संपर्क इसलिए बनाया गया है। और मैं ऐसा मानती हूँ केंद्र सरकार कहीं ना कहीं, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहती, एक महामारी है। इस महामारी ने इतना विकराल रूप धारण कर लेगी ये शायद किसी भी सरकार ने नहीं सोचा था। लेकिन जो जनता जब वोट करती है वो इसी नाम पे वोट करती है कि आप हमें जो बेसिक सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, वो आप मुहैया कराइए। कम, सबसे पहले तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराइए, नहीं तो कम से कम दामों में। और आज हर एक सरकार कहीं ना कहीं अशोक जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, और इसको मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि हम आज कहीं ना कहीं जनता के उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं। और मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ अपने सरकार के बिहाफ पे कि हम दिन रात लगे हैं और जनता की एक एक जरूरत को पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन जाने जा रही है, कल 277 डेथ हुई है और जिसका हमें बहुत दुख है। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा दुख है कि वो 277 परिवारों में हम खुशी नहीं दे पाए कि वो कोरोना से ठीक हुए। तो ये सबको अशोक जी, अगर दिल्ली के अस्पतालों में कोई भी जान ऑक्सीजन की कमी के चलते जाती है, जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये एक आपदा है और निश्चित तौर पर किसी ने भी इसका आकलन नहीं किया था, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो अन्य राज्य सरकारें हो, चाहे वो केंद्र हो। ये जिस तरह से ये विस्फोट हुआ है कोरोना को लेकर, उसके कारण कहीं ना कहीं एक अव्यवस्था का जो वातावरण है वो देखने को मिल रहा है। ये चाहे ऑक्सीजन के लेवल पर हो, चाहे बेड्स के लेवल पर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर हो, कहीं ना कहीं वो कम पड़ा है। पर मेरा ये कहना है कि हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। अशोक जी, बिल्कुल ये बातें हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन
जिस लेवल इस पर समय जिसे काम करना चाहिए अगर वहीं से नहीं होगा तो कैसे निचले स्तर के लोग सहयोग अपना दे पाएंगे, योगदान दे पाएंगे इसमें। आज बात हो रही है उस टिप्पणी की, कल भी कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। आज जो यहाँ पर टिप्पणी की है, आप भी समझ रहे हैं कितनी तल्ख और सख्त टिप्पणी है कोर्ट की कि आर्थिक हित पहले नहीं होने चाहिए, जिंदगी पहले है। अगर जान ही नहीं बचेगी तो अपने प्रोडक्ट कहां पर बेचेंगे इंडस्ट्रीज को जो है ऑक्सीजन सप्लाई बंद करनी चाहिए केंद्र को, पहले हॉस्पिटल्स को उसे देनी चाहिए। देश भर में अगर कहीं भी इंडस्ट्रीज को अगर अभी सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन की, तो क्या ये फर्ज नहीं बनता है, ये कर्तव्य नहीं बनता है केंद्र सरकार का कि तुरंत उसे रोक दिया जाए। हॉस्पिटल्स में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कितनी ऐसी स्टेट है जहां पर लगातार ये आग्रह किया जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए, दी जाए। देखिए, केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर जो कदम उठाने थे वो निश्चित तौर पर उठाए हैं। संबंधित जो चाहे वो ऑक्सीजन बनाने वाले लोग हों या उसको डिस्ट्रीब्यूशन हो, उनको जो नेसेसरी डायरेक्शंस हैं वो दिए हैं केंद्र सरकार ने भी अपने स्तर पर। और इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन है उसको भी डाइवर्ट करने का जो है काम बड़ी तेजी से चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी इस दिशा में जो है सकारात्मक परिणाम आने प्रारंभ हो जाएंगे और ऑक्सीजन की कमी जो है वो। डॉक्टर शरद लखोटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। शरद लखोटिया जी, जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं और जो हालात हैं, क्या लगता है कि तालमेल है या बिल्कुल बेताल आप देख रहे हैं सब चीजें जा रही हैं? देखिए, राजनीतिक लोग जब भी इन्वॉल्व होते हैं तो अपने आप को एक प्रमुखता दिखाने के लिए कोई ना कोई पक्ष रखते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कोरोना एक विश्वव्यापी समस्या रही है और हमें बहुत एक्सपीरियंस मिला है ब्राजील और दूसरे कई कंट्रीज को देखते हुए कि फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव आई, थर्ड वेव आई। हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट वेव आई और सेकंड वेव आनी है, हम फर्स्ट वेव के बाद ये समझने लगे हम तो निकल गए हैं और कोरोना खत्म हो गया है। इसके लिए राज्य सरकारों ने कोई आगे प्रावधान नहीं रखा कि हमें बेड कैसे बढ़ाने हैं। ऑक्सीजन की अगर ऐसी स्थिति जैसे ब्राजील में हुई, अमेरिका में हुई, यूरोपियन कंट्रीज में हुई, अगर इंडिया में, अगर दिल्ली में कहीं पे भी होती है, तो उस तरह की क्या व्यवस्था हमें तैयार करनी है कि अगर हो तो हम उसका उपाय कर सकें। और ऐसे में क्या है, इन्होंने ये मान लिया कि कोरोना चला गया और व्यवस्था नहीं की। बेड जो बढ़ाए थे पहले वो भी कम कर दिए और उसका भी प्रोविजन नहीं रखा। अचानक जब ये संख्या बढ़ी, ये तो सच है कि ये एक आपातकालीन स्थिति है और ये संख्या अचानक से जो बढ़ी है, इसका पूर्व अनुमान करना मुश्किल था। ऐसा हुआ है, ये जानकारी थी, लेकिन अनुमान करना मुश्किल था। तो ऐसे में प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। तो सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट का काम आता है, जिनको पूरी तैयारी करनी चाहिए और सेंटर से उसी समय बात करनी। जब हल्का चल रहा था तभी बोलते कि हमें ऑक्सीजन के लिए ये प्रावधान कर दीजिए, इतना एडिशनल बेड के लिए हमारी ये रिक्वायरमेंट है। जब स्थिति खराब हो गई, स्थिति हाथ काबू से चली गई, अब लास्ट मिनट में आप मांगेंगे कि ये दे दीजिए। सेंटर को भी पूरा हिंदुस्तान चलाना है, इकोनॉमी चलानी है और उनका अपना एक सोच है। अब वो सारा सब कुछ हेल्थ में मान लीजिए और कोरोना पे छोड़ देंगे। एक बीमारी ये कोरोना है, इससे कितने ज्यादा लोग कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस और पोल्यूशन से मर रहे हैं। तो सेंटर खाली एक चीज के ऊपर नहीं कर सकता और खाली हेल्थ पे भी नहीं रह सकता। हेल्थ का बजट वैसे भी हम 70 साल से देख रहे हैं, इतना कम बजट पे काम कर रहे हैं हम लोग। और ये पहली बार मोदी जी ने पहली बार इंक्रीज किया है हेल्थ सेगमेंट पे। तो हेल्थ सेगमेंट पे सारा कंसंट्रेशन होना मुश्किल है। कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत सही है, क्योंकि आप कितनी भी बातें कर लीजिए, आज ऑक्सीजन एक प्राथमिकता है और प्राथमिकता के हिसाब से आपको नफा नुकसान नहीं देखना है। तो इस मामले में मैं सेंटर को दोषी इसलिए नहीं कहता कि सेंटर अपना कंटिन्यूअस एफर्ट कर रहा है और न मैं स्टेट को इतना कहता हूँ, स्टेट की लापरवाही कहूंगा थोड़ी सी कि आपने ये तैयारी नहीं की कि ऐसी स्थिति आ सकती है और उस स्थिति के साथ निपटने के लिए आपके पास एडिक्वेट प्रोविजन है कि अगर ऐसी इमरजेंसी आए और अचानक बेड कैसे तैयार करने हो और उसकी सप्लाई चेन ऑफ ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन या जो भी चीजें लगती हैं उसका कैसे प्रोक्योर किया जाए। और उसके बारे में अगर चर्चा हमारे 2 महीने से चलती कि भाई सेंटर से हम ये मांग रहे हैं, ये चीजें हैं, या जो बाकी राज्यों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं हमें भी मिले या हमें स्पेशल मिले। शरद जी, क्योंकि हम शरद जी, क्या आपको लगता है कि हमने इस
महामारी को लेकर कभी भी कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया या हम उस थ्योरी पर चले कि आगे किसने कैसे हालात जो है बन सकते हैं, तैयारी किस तरीके की रखनी चाहिए? देखिए, वैज्ञानिक तौर पे सेंटर ने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की है और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये महामारी अब खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा ये महामारी है, बहुत स्थिति खराब है, और बार बार मोदी जी का जब भी वर्जन आया है तो बोला है कि कड़ाई भी और वो भी सब चीजें चलेगी, और दवाई भी और कड़ाई भी, तो वो बंद नहीं हुआ। अब स्टेट का क्या काम है? स्टेट के काम सेंटर नहीं ले सकता है। स्टेट का काम है कि आप उस स्थिति को तैयार रखें और सेंटर से मांगे कि हमें ये चीज चाहिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस केस में आपको लग रहा है, यानी कि आपके कहने का मतलब है सेंटर से नहीं, स्टेट की तरफ से देरी हुई है, लापरवाही हुई है? मैं दोनों की लापरवाही नहीं कहूंगा। स्टेट हाँ, आप धुलमुलपन कह सकते हैं, क्योंकि स्टेट जब तैयार नहीं होगा तो सेंटर जबरदस्ती मुंह में फौर नहीं देगा ना। सेंटर को तो हर जगह देखना है, और हिंदुस्तान को इतना रिच नहीं है कि जिसने जो मांगा और दे दिया। हिंदुस्तान की अपनी प्रॉब्लम है, यहाँ खाने की, हवा की, पानी की प्रॉब्लम तो बेसिक प्रॉब्लम्स है, और ये आपको वैक्सीन भी फ्री कर दी है। और वैक्सीन जब शुरुआत हुई तो उससे अपोजिशन पार्टियां तो मिलके उस समय आप देखिए ऐसी स्थिति कर दी, वैक्सीन प्रोग्राम फेल होने वाला था। ये बता दिया कि इसमें क्या मिला हुआ है, क्या चीजें हैं, ये नुकसान कर देगा, कोई किसी की है। ऐसी स्थिति के अंदर हर जगह से कदम से लड़ना, और जब करोड़ों वैक्सीन लग गई तो अब सब मांग रहे हैं कि हमें वैक्सीन दो, अब वैक्सीन दो, और वैक्सीन कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। अगर वैक्सीन प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग कर लेते और मिल के ये चला लेते तो कहाँ आगे बढ़ जाते कि शायद ये सेकंड दौर ही नहीं आता। तो एक चीज, और देखिए ऑक्सीजन कोई समस्या का हल नहीं है, ये तो टेम्पररी हल है। समस्या का अभी 3 महीने, 6 महीने और साल भर बाद तक क्या असर होगा ये मालूम नहीं, किस समय क्या दौर पकड़ेगा। इस समय मेरा जो समझना है कि दोनों पार्टियां, सेंटर और स्टेट को मिलके एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी के हिसाब से जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तालमेल बैठा के पब्लिक का ध्यान रखना है। पब्लिक को सुविधा मिलनी चाहिए। पब्लिक, लेकिन वही तालमेल तो इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा, सब बेताल यहाँ पर जा रहे हैं। शालिनी जी, अभी लापरवाही यहाँ पर बड़े स्तर पर राज्य सरकार की जो है वो रही है। पहले से ही इस बारे में सोचना समझना चाहिए था, विचार करना चाहिए था। मैं डॉक्टर शरद जी की कुछ बातों से सहमत हूँ और कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ कि सब कुछ राज्य सरकारों के ऊपर, और सबसे ज्यादा जो ब्लेम आता है खाली अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पे आता है। लेकिन ये जो एक आज हम कोरोना की महामारी का जो फेलियर देख रहे हैं, पैन इंडिया फेलियर है। हर एक, आप यूपी की बात करें, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हर जगह हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया है, लोगों की जान जा रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, यूपी में, लखनऊ में इन पर्टिकुलर, अगर एक मैं सिटी की बात करूं, वहां पे आज बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे ही महाराष्ट्र में प्रॉब्लम है। तो इसको ये कहना कि सिर्फ राज्य सरकार की विफलता है, ये गलत है। ये कहीं ना कहीं एक प्लानिंग की कमी है। अब मैं अगर एक बताऊं तो हमने जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया था वो हमने 700% ज्यादा जनवरी 21 में किया था। जनवरी 21 में, दिसंबर 2020 में हमने 308% ज्यादा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया था। ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है ये चैनलाइज होकर मेडिकल यूज के लिए किया जा सकता था। तो क्या राज्य, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार देखती है, राज्य सरकार नहीं देखती है। तो कोरोना की महामारी खत्म नहीं हुई थी दिसंबर 20 में या जनवरी 2021 में? क्या हमने उस तरह से पहले से स्टॉकअप किया? नहीं किया। कहीं ना कहीं सबने ये मान लिया कि कोरोना शायद खत्म हो गया है या चला गया है, चाहे वो राज्य सरकार को बोले, चाहे वो केंद्र सरकार को बोले, चाहे वो आम जनता को बोले। एक उबाहट आ गई थी, लोगों ने इसको बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया। और इसके बाद जब कोरोना की ये लहर आई है, जिसको दिल्ली सरकार, दिल्ली सीएम चौथी लहर कह रहे हैं, बाकी जगह इसको दूसरी लहर कहा जा रहा है, किसी ने ऐसा अंदाजा नहीं लगाया था कि ये किस विकरालता से बढ़ेगी और कितनी जानें इसमें जाएंगी। सबने सोचा जैसे पिछले बार हमने जो लास्ट ईयर देखा, लॉकडाउन लगा दिया, होम आइसोलेशन का मॉडल जो दिल्ली सरकार का फॉलो किया गया था, जो बहुत सक्सेसफुल रहा था, कहीं ना कहीं इस म्यूटेंट में वो फेल हो गया है और लोग होम आइसोलेशन में नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। उनको अस्पताल भागना पड़ रहा है, क्योंकि जब सांस नहीं आएगी तो अस्पताल जाना पड़ेगा। और जब वो अस्पताल जा रहे हैं तब, अगर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो,
अगर वो ऑक्सीजन, दवाइयाँ, बेसिक फैसिलिटी, डॉक्टर, नर्स प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो ये पूरे का पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक जिम्मेदार है। इसमें जनता को ब्लेम करना गलत है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं इस सबको पता था ये बढ़ेगा, लेकिन जनता हमेशा ये सोचती है कि सर जिनको हमने वोट दिया है, जो सरकारें हैं वो हमें बचाएंगी, लेकिन शायद आज हम ये नहीं कर पा रहे। और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो आज हम ऑक्सीजन की ही महामारी से डिमांड से गूंज रहे हैं, जहाँ पे क्राइसिस सबसे ज्यादा इस सप्लाई वक्त नहीं हो पा रही ऑक्सीजन है। का बना हुआ है ये जी। ये केंद्र सरकार, अब जैसे कि हाई कोर्ट ने बोला, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को बोला, दिल्ली सरकार को भी बोला कि भाई जो 22 तारीख को आप इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के एक्सपोर्ट पे बैन लगाएंगे, 22 को क्यों, 21 से क्यों नहीं लगाएंगे? जी। जाने तो 21 से आज जाएंगे। क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? बिल्कुल। तो इसके लिए केजरीवाल को ब्लेम करना मैं सोचती हूँ बिल्कुल सही नहीं है। तो समय ऐसा है कि सबको एकजुट होके इसका एक रास्ता निकालना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आगे बढ़ेगा नहीं। 20,000, 25,000 और आज हम 29,000 केसेस पे बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में। 2.5 लाख से ज्यादा इंडिया में हम केसेस देख चुके हैं, कितनी डेथ देख चुके हैं, कितना डेली करीब 3 लाख पॉजिटिविटी रेट हो गया है देश भर में। नहीं हो रहा है, तो हर किसी को बहुत जिम्मेदारी के साथ, हर किसी को, यहाँ ये समय नहीं है कि मैं बैठ के अपने किसी प्रवक्ता भाई जो दूसरी पार्टी के हैं उन पे मैं आरोप प्रत्यारोप करूं, बल्कि एक जिम्मेदारी के साथ हर एक पार्टी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कहाँ आज हम गलत हुए, कहाँ हम जनता के सामने सक्षम नहीं उतरे, और अभी भी समय है कि हम उसमें एकजुट होकर काम करें और एक एक जान को बचाने की पूरे अशोक देश जी में से एक-एक मैं जान। इस सवाल का जवाब जरूर लूंगी, लेकिन हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं अशोक चौहान, उनसे भी मैं जानना चाहूंगी। अशोक जी, अभी आपने सभी की बात को यहाँ पर सुना, क्या लगता है किसकी तरफ से जो है ढुलमुल रवैया ज्यादा अपनाया जा रहा है? फैसले लेने में कितनी देरी हो रही है और किस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं? कायनात जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अभी सभी को सुना और अपना देखा भी और भुगत भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। जैसा हालात कोरोना के दूसरे दौर के हुए हैं, इतनी किसी को कभी उम्मीद नहीं थी, नहीं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को, नहीं स्टेट गवर्नमेंट को। खाली एक समस्या दिल्ली की ही नहीं है, दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात, क्या नाम, पंजाब, आपका हरियाणा और यूपी, उत्तराखंड, हर कोई है। अब हर कुछ भुगत रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं तारतम्य जिसको बोलते हैं, कहीं आपसदारी का जो जहां आपस का जो कुछ होना था वो नहीं हो पाया है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी नहीं मालूम था कि इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जिसको संभालना भारी हो जाएगा। रही ऑक्सीजन एक प्राइमरी जरूरत है, यानी जो इस तरह के जो पेशेंट हैं जिनका भी, क्योंकि पहले आइसोलेट होते थे घरों में जब होते थे तो उस टाइम ऑक्सीजन की इतनी वो नहीं थी। पर ये जो दूसरा जो सेकंड जो फेज आया है, इस फेज ने जो है इस तरह परेशान कर दिया कि आदमी को, जो भी पेशेंट आ रहा है उसको ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी घर पे ना हो तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। अच्छा, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है नहीं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये आपस का आरोप और प्रत्यारोप का झंझट छोड़िएगा और सभी को मिलकर, जितनी पार्टियां हैं, अरे जब जिंदा रहोगे तो आरोप प्रत्यारोप लग जाएंगे, लगाते रहना, पूरी जिंदगी पड़ी है, ये इनको बचा लो। जिम्मेदारी तो तय करनी चाहिए ना, यहाँ पर जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है और जिसका जिम्मा है उसे क्या करना है, किस तरीके से फैसला लेना है। आखिरी सवाल मैं शालिनी जी आपसे करना चाहूंगी, जल्दी से मैं चाहूंगी इसका जवाब दे दें कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कोर्ट की जो टिप्पणी है उसके बाद में आप जो है इसे किस तरह से देख रही हैं? राज्य सरकार की कहां तक जिम्मेदारी है, जवाबदेही बनती है, और केंद्र की जवाबदेही और जिम्मेदारी कहां तक है? कान्हा जी, मैं ये कहूंगी कि अभी भी राज्य सरकार जो है वो केंद्र पे ही डिपेंडेंट है, आश्रित है ऑक्सीजन के लिए, और केंद्र ने रात को सप्लाई पहुंचाई है। रात को कई हॉस्पिटल्स में, गंगाराम में सबसे क्रिटिकल था, वहां पे सप्लाई पहुंची है जी, लेकिन अभी भी कमी बनी हुई है। नहीं, थोड़ा सा करना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं आपको शालिनी जी, जल्दी अपनी बात कंप्लीट करें। और दूसरी तरफ आज भी जिन हॉस्पिटल्स ने कहा है कि उनके पास कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है, आज भी केंद्र ने आश्वासन दिया है कि आज रात को उन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहेगी, क्योंकि सिर्फ हमें कुछ घंटों की ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये कई दिनों की और कई हफ्तों की और शायद कई महीनों की लड़ाई है।
तो केंद्र को सुचारू रूप से हर एक सरकार को ऑक्सीजन देनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो, और चाहे ऑक्सीजन की महाराष्ट्र सरकार सप्लाई हो। को सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का ही काम है। बहुत शुक्रिया शालिनी जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो इस मसले को लेकर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। सवाल सांसों का है, लेकिन सिस्टम का जो है इस वक्त बुरा हाल है। लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ, आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो देश के अस्पताल इस वक्त ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है, लेकिन इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है। इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। दिल्ली हाई कोर्ट ने और केंद्र से कहा कि ऑक्सीजन की जरूरत इस वक्त इंडस्ट्री को ज्यादा है या फिर मरीजों को। इंडस्ट्री इंतजार कर सकती है लेकिन मरीज नहीं। आप आर्थिक हित को, लोगों की जान पर प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता योगेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका योगेंद्र सिंह जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बीजेपी के प्रवक्ता से मैं यही सवाल करना चाह रही थी, अशोक ठाकुर जी से। अशोक जी, जिस तरीके से शालिनी जी ने, जो आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनकी प्रवक्ता, उन्होंने यही कहा कि केंद्र जो है उसी का ये जिम्मा है, उसी के हाथ में है कि किस तरह से कहां पर सप्लाई होनी है। प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है कि हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्माता है, इसके बावजूद हम एक ऐसा सिस्टम जो है नहीं बना पाए कि उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। हम ट्रांसपोर्ट की सुविधा जो है वो नहीं डेवलप कर पाए। देखिए कायनात जी, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस तरह से अभी परिस्थितियां बनी हैं और अचानक पूरे देश के अंदर जिस तरह से कोविड पेशेंट लगभग 3 लाख का आंकड़ा टच करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी ने भी इसका आंकलन नहीं किया था। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार को भी इस तरह का अंदाजा नहीं था कि अचानक इतने बड़े स्तर पर जो है कोविड जो है वो लोगों को होना प्रारंभ हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें अभी दोष देने की बजाय
हम सबको इस महामारी से लड़ने की आवश्यकता है। मैं इसमें किसी का दोष नहीं मानता हूँ। ये समय जो जिस तरह का आया है हमारे ऊपर जो है, मैं समझता हूँ कि उन परिस्थितियों से निकलने के लिए हमको संघर्ष करना चाहिए और केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर जो भी कदम उठाने हैं वो युद्ध स्तर पर वो कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकारों से भी मेरा आग्रह है कि ब्लेम करने के बजाय केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस समस्या से बाहर आए, क्योंकि वो भी अपने स्तर पर आकलन करने में सफल रहे हैं। अगर राज्य सरकारों को ये, अगर दिल्ली सरकार, जैसे आपने कहा, दिल्ली सरकार ने कभी इस बात का आकलन नहीं किया था कि एक दिन में 25 से 30 हजार केस आएंगे, तो मुझे लगता है कि किसी को भी अंदाजा नहीं था, इसलिए किसी ने भी इसकी उस स्तर पर तैयारी नहीं करी थी। अगर उस स्तर पर आकलन होता और तैयारी होती तो आज के सब। लेकिन पिछले एक हफ्ते से ज्यादा से अशोक जी ऑक्सीजन की कमी हम देख पा रहे हैं। राज्य सरकारों की तरफ से किस तरह की अपील की जा रही है, मांग की जा रही है, अनुरोध हो रहा है, ये भी हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो क्या हम ये कहेंगे कि ये इस तरह की स्थिति जो है वो अभी नई बनी है? इससे पहले तो इस तरह की कोई स्थिति नहीं थी, हालात बने ही नहीं थे। ये स्थिति तो बहुत पहले से बनी हुई है और इस तरह की स्थिति के बारे में पहले ही सचेत किया था WHO ने भी कि कोरोना के 5 में से 1 मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद में किस तरह से जरूरतें पेश आएंगी, इसके बारे में क्या तैयारी की गई जिस तरह से होनी चाहिए थी? देखिए कायनात जी, जहां तक ऑक्सीजन प्रोडक्शन को लेकर है तो देश में प्रोडक्शन को लेकर किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। प्रोडक्शन का लेवल पर जो है सब चीजें ठीक है। केंद्र सरकार ने ये बताया भी है कि हमारे पास जो है ऑक्सीजन के लेवल पर जो है प्रोडक्शन सफिशिएंट है और उसकी आपूर्ति हो सकती है। डिमांड अचानक बढ़ी है, इस बात को आप समझ सकते हैं, लेकिन उसको रिसोर्सेज को डाइवर्ट करने में समय लगता है। राज्य सरकारें इसका आकलन नहीं कर पाई। जब उनके पास कमी होने लगी तो अचानक उन्होंने डिमांड बढ़ाई है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको काम करने का एक तंत्र है और केंद्र सरकार के स्तर पर उस तंत्र को दुरुस्त करने का हर संभव प्रयास जो है हर लेवल पर हो रहा है। राज्य सरकारों से भी मेरा आग्रह है कि राज्य सरकारें आगे भी प्रॉपर आकलन करके और जिस तरह से केंद्र सरकार आज काम कर रही है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसकी आपूर्ति को पूरा करने की तरफ ध्यान दें, बजाय कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने की। मैं इसके लिए आज की तारीख में किसी को दोषी नहीं मानता हूँ। ये मैं समझता हूँ कि समय का फेर है। समय अचानक हमारे ऊपर जो है वो संकट का आया है और इस तरह आया है कि अचानक इतने बड़े स्तर पर जो है वो महामारी ने अपने पैर पसार लिए। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब जो कदम उठाए गए हैं उसके बाद अगले एक दो दिन में जो है ये नॉर्मल हो जाएंगी और देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो नॉर्मल होती जा रही है। दिल्ली में भी कल आपूर्ति की गई है, जहां जहां कमी थी उसको पूरा किया गया। अगले एक दिन में जो है दिल्ली हो या अन्य राज्य हो वहां पर पूरी ऑक्सीजन जो है हर स्तर पर पहुंचाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। रेलवे ने भी इसमें कदम उठाए हैं। रेल मंत्रालय ने भी अपने स्तर पर जो है ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए रेल को प्रयोग कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर इस काम को कर रही है, पर राज्य सरकारों को इस बात को मैं स्वयं स्वीकार करना चाहिए कि उनके पास इस प्रकार का कोई आकलन था नहीं। कितनी डिमांड है इसका भी उनके पास, लेकिन तालमेल में अभी भी कमी देखी जा रही है ना। ट्रांसपोर्टेशन की जो समस्या यहाँ पर सामने आ रही है, क्या आप उससे इनकार कर देंगे? एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई ऑक्सीजन टैंकर जा रहा है उसे किस तरह से रोककर पूछताछ हो रही है। अगर ऑक्सीजन मिलने में देरी हो जाए, इस देरी का क्या नतीजा हो सकता है ये हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी भी ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन टैंकर को रोक दिया गया, वहां पर ऑक्सीजन टैंकर आने नहीं दिया गया। कायनात जी, एक दो उदाहरणों से आप पूरे इतने बड़े देश की व्यवस्था को आप उसके साथ आकलन नहीं कर सकते हैं। एक आधा मूर्ख व्यक्ति अगर कोई गलत हरकत करता है तो उसके कारण आप पूरे देश की व्यवस्था पे सवाल नहीं उठा सकते। मेरा ये कहना है, कांग्रेस प्रवक्ता योगेंद्र सिंह जी क्या कहेंगे आप? क्या है तो रेल को भी इसमें जोड़ा है और रेलवे के माध्यम से का काम प्रारंभ किया। योगेंद्र जी। कायनात जी, ये कोरोना की महामारी पिछले साल भी आई थी और इस महामारी की दूसरी लहर इस साल वापस आई है। इस महामारी से निपटने के लिए आम जनता के साथ साथ केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को मानव हित में इस कोरोना बीमारी से लड़ना होगा। और जिस प्रकार ऑक्सीजन है, वैक्सीनेशन है, वेंटिलेटर है, जो चिकित्सीय उपकरण और साधन है, उनकी आपूर्ति केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को बिना भेदभाव किए करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हम किसी राजनीतिक दल पर भेदभाव का आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जब आप राजस्थान को 125 MT ऑक्सीजन और गुजरात को 600 MT ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भेदभाव जैसी स्थिति लग रही है। ऑक्सीजन मानव हित के लिए, सभी के लिए जरूरी है, भले वो राजस्थान हो, गुजरात हो, दिल्ली हो या पंजाब हो।
देश हित में केंद्र सरकार को बड़ा मन रखते हुए ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन इसकी आपूर्ति में किसी राज्य सरकार के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये हमारा मानना है। जी अशोक जी, भेदभाव हो रहा है मतलब यहाँ योगेंद्र जी ने कहा कि बिना भेदभाव के काम करना चाहिए। देखिए कायनात जी, मुझे लगता है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव है, आपूर्ति निर्बाध जो है हर संभव तरीके से उसको भेजने का प्रयास हो रहा है। मैंने कहा कि चाहे वो रोड हो चाहे रेल हो, सबको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि हर स्तर पर आपूर्ति जो है वो निर्बाध प्रारंभ हो जाएगी। क्या कहेंगे आप इस पर? जी अशोक जी, अशोक जी, हेलो जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ हाँ हाँ, देखेगा कह तो सभी रहे हैं कि अपना ऑक्सीजन मिल जाएगी, ये करेंगे वो होगा, पर ये कि फिर भी थोड़ा सोच समझ के आपस में तालमेल मिला के तालमेल बैठा के ये सब करना होगा। इंडस्ट्री तो 2 दिन बाद 4 दिन बाद 10 दिन बाद भी चल जाएंगी, पर जो मौत हो रही है जिनको बचाया जा सकता है उनको जो है ऑक्सीजन के अपना सप्लाई दे के उनको जो अनमोल जो जान है, अनमोल जो जीवन है उनको बचा ले। और ये बचाने में जो है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इन सबको आपस में मिलके ही करना पड़ेगा। अब ये दोष देने से कोई फायदा नहीं कि हमें मालूम नहीं था, हमें ये नहीं था, हमने तैयारी नहीं करी। वो तैयारी है, ये तो एक दैवीय विपत्ति है। दैवीय विपत्ति कभी कह के नहीं आती। और जो है जो इससे जितना भी हम अपना बच सकते हैं, अपने आदमियों को बचाएं, अपने देशवासियों को बचाएं, प्रदेशवासियों को बचाएं। और जहाँ तक भी हो सकता है अपना जो है अपना ऑक्सीजन का वो उसका जो है पूरे हिसाब से अपना जो है शुरू कर देना चाहिए। और कहाँ ट्रांसपोर्टेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे क्या हो रहा है, उस सब का जो है पूरा कोई ना कोई रास्ता उसका निकाल के यानी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इन सबको मिलके एक साथ ही काम करना पड़ेगा। तभी इस दैवीय विपत्ति से जो है अपने देशवासियों को प्रदेशवासियों को बचाया जा सकता है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, या हम इस महामारी के आने के वक्त से ही कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्या आप देख रहे हैं जमीनी स्तर पर इस तरह की हमारे राजनीतिक दल काम करने में सफल हुए हैं, एक साथ मिलकर बैठकर एक साथ एक ही तरीके पर काम कर रहे हैं? या आप देख रहे हैं कि कोई किसी दिशा जा रहा है, कोई किसी दिशा जा रहा है? दोष देने के लिए सभी एक दूसरे को सामने आ रहे हैं, लेकिन खामियाजा कौन भुगत रहा है सबका? इसका खामियाजा आम पब्लिक ही भुगत रही है, कौन भुगतेगा? ऐसा है कि आरोप और प्रत्यारोप लगाना बड़ा आसान है कायनात जी। उसके बाद में जो है जिसके ऊपर पड़ती है, जिसके परिवार के ऊपर पड़ती है, जो परिवार खत्म होता है, जिस परिवार के आदमी खत्म होते हैं, भुगतना उनको पड़ता है। सरकार है, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसके यहाँ कैजुअल्टी हो, उसके यहाँ मौत हो, पर क्या किया जाए? ये माहौल ही ऐसा बन गया है, इस तरह दैवीय विपत्ति आई है, तो इसका हम सबको मिलके पूरा इसका सामना स्वीकार तो करना पड़ेगा ना कि ये एक असफलता के तौर पर देखा जाएगा। अगर आज इस तरह की हम कमियों से जूझ रहे हैं तो ये असफलताएं ही हैं। असफलता तो मानना ही पड़ेगा, नाकामी तो माननी ही पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना वाजिब है, सही है। और ऐसा है कि लोग मानते हैं और अपना जो है सरकार भी कहीं ना कहीं इसके लिए मानती है, इसके लिए भी अपना है। सरकार को जो है जो जितना भी कुछ उससे बन पा रहा है सरकार को वो सब करना चाहिए। और जो अदर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको भी और जो साथ में सपोर्टर्स हैं, जो क्या नाम, भले ही भाजपा के हों, भले कांग्रेस के हों, भले ही आपके हों या कहीं अदर्स पार्टी के हों, उनको आपस का जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के ये मत करो ऐसा उसने ये कर दिया और वैसा हो जाता और वैसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। सबको सपोर्ट करो। लोग मर रहा है, बहुत बुरी तरह से हालात खराब हैं, हर तरह से आदमी जो दुखी है उनको जो जिनका दुख है उनको दुख और मत बढ़ाओ। और जहाँ तक हो सकता है अपना जो है हॉस्पिटल्स हैं, कहीं 9 घंटे की सप्लाई ऑक्सीजन की रह गई है, कहीं 8 घंटे की, कहीं 7 घंटे की। अगर यही हालात चलते रहे तो ऐसा 8-10 घंटे में ही क्या हाल हो, कितनी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ेगा। लोग गिनते गिनते भारी अपना परेशान हो जाएंगे और हालात जो है संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। योगेंद्र सिंह जी, आज कांग्रेस भी जो है वो कह रही है कि
ये जो यहाँ कमी है, वहाँ कमी है, इस पर काम नहीं किया, उस पर काम नहीं किया, लेकिन जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ भी अगर आज आप जूझ रहे हैं हेल्थ सिस्टम के गड़बड़ाने से या उसके ऊपर बढ़ते प्रेशर से, तो क्या इसके लिए राज्य सरकारों की भी लापरवाही जिम्मेदार नहीं? कायनाथ जी, जो राज्य सरकारें हैं वो सारी राज्य सरकारें अपने चिकित्सीय उपकरण को मजबूत कर बैठे हैं और अपने प्रदेशवासियों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करवा रहे हैं। मैं राजस्थान का उदाहरण दूंगा। राजस्थान में पिछली बार कोरोना की लहर आई थी, सीएम अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा मॉडल जो पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ था, किस प्रकार कोरोना पर रोक लगाई थी। इस बार भी अशोक गहलोत जी ने सभी धर्मगुरुओं, सभी चिकित्सकों और आम जनता से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इसका हल निकाला है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जो औद्योगिक इकाइयों में ऑक्सीजन की सप्लाई थी उनको रोककर मानव हित के लिए ऑक्सीजन दी है। साथ ही जो भामाशाह है उनको प्रेरित किया है। अभी 2 दिन पहले राजस्थान के कुछ जिलों में बड़े भामाशाहों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर हॉस्पिटल में डोनेट किए हैं। और ये ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें केंद्र सरकार पर बिना आरोप लगाए हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ऑक्सीजन की जो मात्रा है दूसरे प्रदेश को ज्यादा और एक प्रदेश को कम देंगे तो वो सामने दिखती है। इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। आप अपना बड़ा मन रखते हुए पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी को अपना मानते हुए, भले ही वो कांग्रेस शासित हो, भले आप शासित हो या अन्य दल शासित हो, ये जो कोरोना की लहर है ये किसी राजनीतिक दल या किसी आम आदमी को नहीं देख रही है। इसकी चपेट में आने वाला हर एक व्यक्ति से परेशान है। जहां ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जहां वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है, उसकी सप्लाई केंद्र सरकार बराबर अनुपात में प्रदेशों में करे, यही हमारा मानना है। शरद लखोटिया जी, देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई इसलिए देता हूं आपकी चैनल के माध्यम से। कल ही हमने इसके बारे में बात की थी जब आरोप प्रत्यारोप सभी राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पे लगा रहे थे और बता रहे थे कि व्यवस्था को किस तरह लड़खड़ा दिया है। तब मैंने कहा कि आपस में झगड़ा न करें और अंदर बैठ के डिस्कशन करें और पब्लिक को बताएं हम ये करने जा रहे हैं। आज उसका सबसे बड़ा परिणाम आपको दिख रहा है कि सभी चैनल्स पे सभी राजनीतिक पार्टी एक दूसरे को ब्लेम कम से कम कर रही हैं, अपने आप को जब सॉफ्ट रख रही हैं, अब मिल के काम कर रही हैं। अभी मुझे ताजा जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और सेंटर मिलके अपनी व्यवस्था ठीक कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं कि दोनों से एक दूसरे का कोऑपरेशन अच्छा मिल रहा है और दोनों संजीदगी से काम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि ये आपकी चैनल का बहुत बड़ा पहल किया है आपने, क्योंकि ये समय नहीं है कि राजनीतिक पार्टी एक दूसरे की कमियां गिनाए, बल्कि ये देखे कि ये व्यवस्था खराब हुई है। ये खाली कोरोना अकेला कारण नहीं है, कुछ हमारी भी कमियां नहीं है। चाहे वो राज्य सरकार हो, सबसे पहला राज्य सरकार का ही नंबर आएगा, उसके बाद सेंटर का भी आ सकता है। दोनों का मिला के एक कारण जो भी रहा है पब्लिक को सफर करना पड़ा है। आज के दिन जब ये राजनीतिक पार्टियां एकमत हो गई हैं कि हमें मिलके कोरोना से निकालना है, आपसी विवाद को नहीं बढ़ाना है, तो ये एक बहुत बढ़िया पहल है। और ये सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है सेंटर में, वो एक विश्वसनीय सरकार इसलिए है क्योंकि उनका कोई बेईमानी करने का इरादा नहीं है। किसी भी जगह राज्य में कोई भी काम कर रहे हैं, ऐसा बेईमानी कोई नहीं बता सकता। जहां किसकी जरूरत ज्यादा है, कम है, जो ज्यादा मांग रहे हैं, लेकिन जैसे अब वैक्सीन का यूज हो रहा था, 5 लाख वैक्सीन कोई जगह वेस्ट कर दी, तो ये शरद जी भले ही नियत में खोट ना हो, लेकिन नीति जो है उस पर सवाल जरूर उठाया जा सकता है कि आखिर देखिए नीति पे ये है कि सेंटर और स्टेट मिलके आम पब्लिक के लिए मुहैया करानी पड़ेगी स्वास्थ्य सेवाएं। हिंदुस्तान में स्वास्थ्य सेवाएं हर समय एक पीछे रही हैं और कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। ये कोरोना काल ने ये बता दिया कि इस तरह की आकस्मिक बीमारियां और अचानक से संक्रमण कभी भी आ सकते हैं और आगे की जिंदगी में हमें इसके लिए तैयारी रखनी है। और आपको जीडीपी का 8% जब एक सामान्य लोग बढ़ाते हैं और अमेरिका की जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो इंडिया मांग रहा है, उतना तो हेल्थ सेक्टर पे खर्च कर रहे हैं, वो व्यवस्था पैरालाइज हो गई। और ये क्या है, उत्तर प्रदेश का 1.5 गुना तो है अमेरिका, और वहां पैरालाइज हो गई व्यवस्था और सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई। आज हिंदुस्तान में डॉक्टर अपनी जिंदगी दांव पे लगा के साल भर से कंटिन्यूअस काम करे जा रहे हैं, प्रेशर में हैं, समझ ही नहीं रहे लोग। अब राजनीतिक पार्टियां पहली बार मैं देख रहा हूं उनके माहौल, उनका व्यवहार में कि वो एकमत होकर समझ रही है कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और हमें जवाबदेही देनी है, हमें उनको ठीक करना, उनको उपाय देना है।
और मुझे ऐसा लग रहा है, जो अमित शाह का एक स्टेटमेंट भी आया, मैंने सुना कि ये ऑक्सीजन की जो कमी का जितना है गैप, ये पूरा हो जाने वाला है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सेंटर से भी। मैं ये समझता हूँ कि ये राजनीतिक पार्टियां आज समझे कि हेल्थ सेक्टर, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपके चैनल में कहा कि महामारी और युद्ध, ये दो ऐसे समय हैं जहां राजनीतिक पार्टियों को कंधे से कंधा मिला के दोस्त की हैसियत से काम करना है, कमियां नहीं गिनानी है। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आराम से पूरी जिंदगी भर जब जिंदा रहेंगे तो खूब सारी चर्चाएं करें। इस वक्त क्या लगता है आपको डॉक्टर शरद लखोटिया के सबसे पहले किन चीजों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है और अभी रणनीति किस तरीके से बनाने की जरूरत है केंद्र और राज्य सरकारों को, कि हालात जो इस वक्त इतने ज्यादा खराब होते दिखाई दे रहे हैं वो सुधरे तेजी से? देखिए, इस समय सबसे पहले हमारा शॉर्ट टर्म गोल है, फिर एक मिड टर्म गोल है और एक लॉन्ग टर्म गोल है हेल्थ के लिए। शॉर्ट टर्म गोल, अगर हमने लास्ट टाइम भी महामारी हुई तो शॉर्ट टर्म गोल से जो उपाय किए उससे आज ये सेकेंड वेव को रोक नहीं सके। तो हमें शॉर्ट और मिड टर्म दोनों करने। शॉर्ट टर्म में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज हमारे देश का सबसे वर्स्ट दिन जा रहा है जब सबसे अधिक मौत हो रही है और विश्व के अंदर हम एक वो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं एक तरह से, कि यानी इतना अधिक नंबर हमारा हो रहा है डेथ का भी और नंबर ऑफ संक्रमण जो हो रहे हैं वो भी। इसलिए सबसे पहला काम है कि जनता को स्वास्थ्य सेवाएं, ऑक्सीजन, बेड व्यवस्था, दवाइयां मुहैया कराएं, सबसे पहला काम। उसके बाद ये महामारी को, वेव को प्लेटो यानी इसको नीचे कैसे लाना है। जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीजन की कमी, जिस पर फटकार कोर्ट तक ने लगा दी है अब तो केंद्र सरकार को और दिल्ली को, ऐसे में इस कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले और बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत है, किस और सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, ऑक्सीजन की जरूरत तो होगी, बेड बढ़ाने की अभी आज मैंने जो समझा है व्यवस्था, सेंटर ने भी दिल्ली के अंदर बहुत सारे बेड्स दिए हैं और उन्होंने ये भी माना है कि जो राज्य सरकार है उन्होंने भी अपनी तरफ से बेड बढ़ाए हैं और व्यवस्था बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अब कोशिश चालू हो गई है। देखिए, रातों रात चुटकी बजाने से काम नहीं होने वाला और ये भी सच्चाई हमें माननी पड़ेगी कि इस समय नीयत में खोट नहीं है। इस समय सभी राजनीतिक पार्टियां समझ रही हैं कि स्थिति बहुत आगे बढ़ गई है और हमें मिलके इसके अंदर काम करना है। इस समय कोई भी, लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए फैसले लेने की जरूरत जरूर है। यहाँ पर कल जो काम है वो अभी जो है मिलके कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ काम ऐसे हैं जो कल पर टाले जा सकते हैं, लेकिन जिंदगियों को बचाना इस वक्त बेहद जरूरी है, उन्हें इंतजार नहीं करवाया जा सकता है। अशोक चौहान जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया, ये हालात जो है कैसे काबू में आ सकते हैं? जैसा अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अपना जो है इस तरह की जो अपना चेन सिस्टम भाई जो उन्होंने बताया है, बात सही है। अपना जो है सबसे पहले तो अपने ये है जैसे कि ऑक्सीजन है, दूसरे की क्या नाम आपका हॉस्पिटल्स हैं और जो अपने जो इस तरह की और जो फैसिलिटीज हैं, वैक्सीनेशन है, इस तरह की है, ये सब जरूरी है, अपना हो जाना चाहिए। और जो है जैसे जैसे जरूरत पड़ती है इस तरह से अपना जो होना चाहिए, बिल्कुल मानते हैं। पर यह है कि वही वाली बात है कि हमारी जो अगर नीयत साफ है, नीयत है में कोई खोट नहीं है तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर कहीं कोई थोड़ी सा भी खोट आता है तो वो उस खोट का खामियाजा जो है आम पब्लिक को, देशवासियों को भुगतना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अपना जो है पीएम है अपना नरेंद्र मोदी जी, वो अपना जो पूरे हिसाब से पूरे से लगे हुए हैं। ये अपने जो है कि वैक्सीनेशन का भी उन्होंने पूरा हिसाब से किया। अब उसके बाद में जो है क्या नाम कोरोना से बचाव के लिए भी पूरे अपने हिसाब से कर रहे हैं। जितना भी जो भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं होगी या ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके देशवासी या प्रदेशवासी किसी जो है परेशानियों में फंसे। योगेंद्र जी, तो ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना जो है पूरे हिसाब से अपना है। और थोड़ा जो कमी रह गई है जैसे कि आपका ऑक्सीजन का या और योगेंद्र जी, तो उसके लिए सिर्फ राजनीति होगी या कोई सामूहिक अब नीति भी होगी, इस पर रणनीति होगी? कांग्रेस पार्टी किसी राजनीतिक ऐसे माहौल में नहीं करती है, शुरुआत से पिछले वर्ष हो या इस वर्ष हो। हमारा मानना तो ये है कि सभी प्रदेश की सरकारें अपने प्रदेशवासियों को इस कोरोना के बचाव में लगी हुई है। केंद्र सरकार से जो चिकित्सीय
ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर हो या वैक्सीनेशन हो, जिस प्रकार की भी सहायता राज्य सरकार को मिलनी चाहिए वो बिना कोई राजनीति किए, बिना कोई भेदभाव किए अपनी सप्लाई चालू रखें और जितने जिस प्रदेश को अनुपात में है वो अपनी सप्लाई देती रहें। राज्य सरकारें अपने प्रदेशवासियों के चिकित्सीय ढांचे को सुधारने में सक्षम है और वो पिछले साल भी कर रही है, इस साल भी कर रही है। तो मेरा मानना ये है कि बिना कोई राजनीति किए, बिना कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए मानव जीवन को बचाने के लिए इस कोरोना की लहर में बिल्कुल, और यही सबसे इस वक्त जरूरी है। सबको मिलकर साथ काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को फौरन ऑक्सीजन के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री इंतजार कर सकती है, लोगों की जिंदगी नहीं, आर्थिक हितों को लोगों की जान के ऊपर नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में जरूरत है कि केंद्र और राज्य सरकारों को साथ मिलकर बैठकर काम करने की, एक सामूहिक नीति रणनीति बनाने की, क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी इन बिगड़ते हालात को कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। सेहत से जुड़े